नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा कि मालूम है बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कुछ अच्छे सवाल हैं या उसका ओवरव्यू जो है यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ सवालों के बारे में बताया है। आज फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे फिर मिल रहा हूँ। आज अपना पहला सवाल, आज इस सिंप्लेक्स मेथड का ये अंतिम वीडियो होगा आपके सामने, इसमें सारे मेथड डिस्कस हो जाएंगे। पहला सवाल आज का अपना है कि मिनिमम z बराबर है x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 है। मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान करना है। सबसे पहले आप लोगों को अब तक मैंने जो बताया है वो मैक्सिमम के बारे में बताया है। इसके बाद यहाँ लिखा है 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 और लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 2x1 प्लस 4x2 प्लस यहाँ आपके पास है मान लो 0x3, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 18। सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस सवाल को सोल्व करते वक्त, ये जो मिनिमम दे रखा है इसको मैक्सिमम में बदलना होगा। और मैक्सिमम में बदलने के लिए आपको इसको आगे वाले को माइनस से इंटू कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि मैक्सिमम अगर आपको बनाना है तो ये मान लो आपके पास आ गया मैक्सिमम कितना z डैश, ये किसके बराबर होगा, ये माइनस आपके पास होगा मिनिमम z के। मिनिमम किसके, z के। शायद समझ में आ गया। इसको माइनस से इंटू कर दो तो ये मैक्सिमम में बदल जाएगा। यानी अब आपके पास ये मैक्सिमम क्या हो गया, z डैश बराबर माइनस x1 प्लस ये हो गया 3x2 माइनस कितना हो गया 2x3। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करना होगा कि इसको हल करते वक्त ये होगा 3x1 और माइनस x2 प्लस ये होगा 3x3 लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा 7। फिर रहेगा माइनस 2x1 प्लस ये होगा 4x2 और ये होगा 0x3 लेस देन इक्वल टू कितना 12। फिर आगे वाला भी सेम लिखना है, 4x1 प्लस कितना होगा आपका 3x2 प्लस आपके पास होगा 8x3 और लेस देन इक्वल टू कितना 10। यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई। अब आपका मूल सवाल ये बन गया है ना कि पहले वाला। अब इसको ठीक उसी ढंग से आपको हल करना है जिस ढंग से आप पहले हल करते आए हो। तो अब क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए सब जगह लेस देन है तो आपको न्यूनता पूरक चरों को क्या करना होगा, यहाँ जोड़ना होगा। तो ये वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी कितनी, 3x1 माइनस ये हो गया x2 प्लस ये होगा 3x3 प्लस ये होगा आपका x4। इसके बाद आगे लिख देना है आपको कितना 7। यहाँ लिखोगे माइनस 2x1 प्लस ये होगा 4x2 प्लस ये होगा 0x3 प्लस ये होगा 0x4 प्लस ये होगा आपका 0x5 बराबर कितना होगा 12 होगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस का 4x1 प्लस ये होगा 3x2 और प्लस होगा यह 8x3 प्लस यहाँ 0x4 प्लस 0x5 प्लस यहाँ आएगा आपका कितना x6 और बराबर कितना लिख दो 10 लिख दो। अब देखिए यहाँ क्या करिएगा, 0x5 लिख दो प्लस 0x6 लिख दो। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, प्लस 0x कितना 6 बराबर कितना 12। अब देखिए यहाँ से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ एक यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। जब तक ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं बने आपको ये काम करना है। जब नेक्स्ट सवाल अपन करेंगे तो वो कुछ इससे अलग डिफरेंट होगा। अब तक जहाँ तक आपके आसानी से ये मैट्रिक्स बन जाए, न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चरों को जोड़ने के बाद, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन यहाँ से जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो लिख दीजिए। यहाँ तो लिखिएगा मैक्सिमम कितना z डैश बराबर क्या होगा, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 और ये हो गया आपका 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x कितना होगा आपके पास यहाँ 6 होगा। अब अपने को इस सिंप्लेक्स को पहले a में बदलना होगा, यानी a का मान आपको निकाल लेना चाहिए। यहाँ a का मान क्या होगा आपका 3 माइनस 2 और वो हो गया आपका माइनस 4। फिर क्या होगा माइनस 1, फिर होगा 4, फिर होगा कितना 3, फिर होगा 3, फिर होगा 0, फिर होगा 8। यहाँ से आगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 और यहाँ 1 है, ये 1 0 और क्या हो जाएगा 0, फिर 0 1 0 0 0 और क्या होगा 1 होगा। ये आपके पास बन गई।
अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है प्रारंभिक आधार, प्रारंभिक आधार। प्रारंभिक आधार में क्या करना है, यहाँ आपको मालूम है ये क्या है, अल्फा 4, 5 और 6, अल्फा 5, अल्फा 6 और यहाँ अल्फा कितना है, 4 है। ये आपका प्रारंभिक क्या है, आधार है। और इसमें सभी वैल्यू आपको मालूम है कितनी कितनी है, वो सब आप लोग यहाँ क्या कर दीजिए, लिख दीजिएगा। अब इसको हल करने के लिए अपने को सिंप्लेक्स मेथड को काम में लेना है। तो सिंप्लेक्स मेथड को काम में लेने के लिए अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया है कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनानी है, उसी मेथड को फॉलो करना है आप लोगों को। तो यहाँ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल अपन बनाते हैं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। इस फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे लिखनी है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आप टेबल बनाओगे, अच्छे ढंग से टेबल बनानी है क्योंकि कहीं आपकी कोई गलती नहीं हो। इस टेबल में गलती होती है आपको मालूम है, पूरा सवाल गलत होगा अगर आपकी एक भी चीज़ इस टेबल में गलत बनेगी। तो यहाँ से इधर इधर अपन इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपने को दे रखी है और कौन कौन सी चीज़ें अपने काम की है। यहाँ लिखना है आपको CJ, ठीक है। इस टेबल में जो मान मैंने अलग अलग बताए आपको वो लिखने हैं। यहाँ Y1 लिखना है, यहाँ Y2 लिखना है, यहाँ Y3 लिखना है, यहाँ Y4 लिखना है, यहाँ Y6, 5 और 6 लिखना है, 5 और यहाँ Y6 लिख देना है। अब इन सब चीज़ों को लिखने के बाद यहाँ आप लोगों को स्मॉल b लिखना है और इसके अंदर यहाँ अपने को XB लिख देना है, यहाँ अपने को CB लिख देना है और यहाँ अपने को B लिख देना है। इन इतनी बातों को लिखने के बाद नीचे जो मान है यहाँ अपने को ZJ माइनस CJ की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ZJ माइनस कितना, CJ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ ZJ माइनस कितना लिखना है, CJ लिखना है। इन सारी बातों को लिखने के बाद अब यहाँ क्या लिखें वो सुनो। सबसे पहले आपका जो प्रारंभिक आधार है वो यहाँ लिखा जाता है, यानी यहाँ आएगा आपका X4, यहाँ X5 और यहाँ आएगा X कितना, 6। ये हो गया अल्फा 4, ये हो गया अल्फा 5 और ये हो गया आपका अल्फा कितना, 6। B क्या है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। B आपके पास होगा स्मॉल b है। ये स्मॉल b आपको मालूम है कि रिक्वायरमेंट वेक्टर होता है, यानी आवश्यकता सदिश होता है, जिसमें 7, 12 और 10 लिखा जाएगा। 7, 12 और कितना लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ उतार देते हैं अपन। तो यहाँ आएगा 7, यहाँ 12 और यहाँ कितना आएगा, 10। अब देखिए इस मैक्सिमम Z डैश में ये जो कोफिशिएंट लिख रखे हैं ये आपको ऊपर लिखने हैं। तो यहाँ आएगा -1, 3, -1, यहाँ आएगा आपका 3 और फिर आएगा -2, यहाँ -2, फिर आएगा आपका 0, 0, आगे वाले सब 0, 0 और यहाँ क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब जो आपका ये मैट्रिक्स लिख रखा है इस मैट्रिक्स को पूरा उतार दीजिए जहां भी आपको इस टेबल में जगह नजर आ रही है। तो 3, -2 और 4, 3, -2 और माइनस कितना है, 4 है। आगे वाला -1, 4 और कितना है, 3 है। इसके बाद आपके पास है 3, 0, 8, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ कितना है 8, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 और कितना है 1 है। ये सब उतार दिया आपने यहाँ। इसके बाद CB में इनके कोफिशिएंट ऊपर लिखे हुए वो लिखने हैं। यहाँ लिखोगे 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 हो गया। अब ZJ माइनस CJ निकालोगे, ये सब तो 0 है, इनका माइनस चिन्ह लगाते हुए आप यहाँ लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया आपका 1। क्यों? क्योंकि आपको निकालना ZJ माइनस CJ। तो ZJ की वैल्यू सबकी 0 होगी, माइनस CJ करोगे, इसका मतलब इनमें सबके माइनस चिन्ह लगाते हुए नीचे लिख दो। तो ये 1 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपकी बन गई है। अब इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको, एक एंटरिंग वेक्टर की और एक डिपार्टिंग वेक्टर की। एंटरिंग वेक्टर अपन क्या लेंगे और डिपार्टिंग वेक्टर क्या लेंगे वो ध्यान करो। सबसे पहले यहाँ एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपका एंटरिंग वेक्टर होगा। ये वाला एंटरिंग वेक्टर हो गया। अब इसमें
देखिए इसका भाग इसमें देना है और इसका भाग इसमें देना है, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि की एलिमेंट आपको माइनस वाला नहीं देना है। इसका भाग इसमें देंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, इसका भाग देंगे तो ये छोटा आएगा क्योंकि ये फिक्स 3 आएगा, और ये वाला 3 पॉइंट यानी 3 से कुछ ज्यादा आएगा। तो आपकी छोटी वैल्यू कौन सी है वो लेनी है आपको, फिक्स 3 वाली छोटी है ये ले लीजिए, ये आपका की एलिमेंट होगा। ठीक है, आपको वैसे मैंने बता रखा है की एलिमेंट होगा ये। अब क्या करिएगा, की एलिमेंट की डायरेक्शन में इधर चलेंगे, जहां यूनिट वेक्टर का 1 आ जाए उसकी डायरेक्शन में नीचे चलेंगे, और यहां आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिपार्टिंग वेक्टर मिल जाएगा। ये आपकी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अपने को बनानी होगी इसकी सेकंड सिंपलेक्स टेबल। क्या करेंगे, सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। सेकंड सिंपलेक्स टेबल में ठीक इसी तरह काम करेंगे, और पहले का लिखेंगे अपन इसकी टेबल को। टेबल बनाने का तरीका वही है जो ऊपर मैंने बता रखा है आपको, और पहले पीछे वीडियो में मैंने बताया है। बस इस सवाल में इतना ही फर्क था कि आपको क्या करना था, माइनस वाली चीज़ों को लिखना था बस, बाकी मेथड सेम है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ आएगा आपका Cj, इसकी जगह Cj लिख देंगे, और यहाँ Cj की वैल्यू -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, फिर 0 है, 0 है और 0 है। इन सब बातों को यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आएगा आपका y1, यहाँ आएगा आपका y2, यहाँ y3, यहाँ y4, यहाँ y5 और यहाँ y क्या आएगा, 6 आएगा। इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद यहाँ से इधर जो वैल्यू आपकी लिखनी होती है वो लिख दीजिए b, यहाँ लिख दीजिए xb, यहाँ लिख दीजिए आप b, और यहाँ लिख दीजिए आप cb। cb की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, और xb की वैल्यू ये आ गई, और b आपके सामने है। नीचे आपको यहाँ लिख लेना है zj माइनस कितना, cj। उसकी बात आपको पहले ही बता रखी है मैंने कि zj माइनस cj आपको अंत में निकालना है, zj माइनस कितना, cj। समझ में आ गई ये बात आपको। अब अपन क्या करेंगे कि इस टेबल में यहाँ जो वैल्यू लिख रखी है इन सब बातों को ठीक इसी ढंग से लिखेंगे, लेकिन दो बात ध्यान करिए। पहले यहाँ से इंटर क्या करना है, y2 करना है, किसकी जगह करना है, y5 की जगह। तो y5 कहाँ है, यानी x5 और α5 जो है इन चीज़ों को हटाना है यहाँ से, और इसकी जगह आपको लाना कितना है, 2 वाला लाना है। तो यहाँ α2 और यहाँ x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी दोनों सेम लिखने, यहाँ α4 और यहाँ x4 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने x4। अब देखो जरा, ये α6 है तो यहाँ भी α6 आएगा, और यहाँ x6 है तो यहाँ x क्या आ जाएगा, 6। इसकी वैल्यू पहले की तरह 0, इसकी वैल्यू भी 0। 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए आप 3। ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब इस टेबल को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे वो सुनो जरा। बी में जो वैल्यू लिख रखी है अभी नहीं लिखनी आपको, सेम की सेम। पहला काम ये करोगे कि जो ये वाला की एलिमेंट है इस सब में इसका भाग देते हुए लिखोगे। 12 में 4 का भाग दोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ आपको 3 लिखना है। 2 में 4 का भाग दोगे -1/2 आएगा, यहाँ 1/2। 4 का लिखोगे तो 1 आएगा, ये 1 लिख दो। 0 का 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ आगे आप भाग दोगे इस 1 में तो 1/4 आएगा, और ये 1/4 इसमें भाग दोगे तो आपका 0 मिलेगा। ये मैंने पहली लाइन आपके सामने लिख दी है, शायद सबको समझ में भी आ गई होगी कि कैसे इसको हल करना है। अब सुनो जरा, अपना काम क्या है यहाँ कि अब इस 1 के ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू लिख रखी है, ये 0 होनी चाहिए, ये वाली भी 0 होनी चाहिए, और ये वाली भी क्या होनी चाहिए, 0। इसके लिए क्या करोगे वो सुनो जरा। इस वाली को सीधे के सीधे 1 से इंटू करते हुए आप इसमें ऐड कर दो, यानी सीधी सी बात है, इस वाली लाइन को इसमें ऐड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। 3 को साथ में ऐड करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। -1/2 को इसमें ऐड करोगे, देखो 3 है, 3 में -1/2 करोगे तो 2.5 आएगा। समझ गए ना मेरी बात, 2.5 का मतलब 5/2 आएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5/2। उसके बाद यहाँ ऐड करते ही देखो 0 हो रहा है, इसको ऐड करोगे तो 3 आएगा, इस 0 को ऐड करोगे 1 में तो 1 आएगा,
फिर 1/4 को 0 में ऐड करोगे 1/4 आएगा, 0 को 0 में ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। शायद बात समझ में आ गई होगी प्रत्येक बच्चे को। आगे सुनो, इसकी जगह 0 लाया, कैसे आया सुनो, इस वाली चीज को 3 से इंटू करो और इसमें से घटा दो, यानी इस पूरी लाइन को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। तो देखो 3 को 3 से इंटू करोगे 9 आएगा, इसमें से घटाओगे आपके पास 1 आएगा। ये वाला है, इसको 3 से इंटू करोगे -3/2 यानी माइनस का 1.5 आएगा और इसमें से आपको घटाना है। इसका मतलब देखिए -4 है, इसमें से घटाना है माइनस का कितना, आपको आधा घटाना है या 1.5 घटाना है, माइनस का 3/2 घटाना है। तो ये तो प्लस का हो गया, -4 + 3/2, तो ये हो गया माइनस का 8 + 3/2, तो -5 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ अपने को लिखना है माइनस का 5/2। ये बातें आपको समझनी है, मैंने आपकी समझने के लिए ये लिखा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को लिखने की। आप गलती नहीं करो, बस गलती करते ही सवाल गलत होगा। इस 3 को इससे इंटू करो, इसमें से घटाओ 0 आ जाएगा। इस 3 को इससे इंटू करो, 8 में से घटाओ 8 ही आएगा। इस 3 को इससे इंटू करो, इसमें से घटाओ 0 ही आएगा। इस 3 को आप इससे इंटू करो 3/4 आएगा। 3/4 को इसमें से घटाओ, माइनस का 3/4 आएगा। इसको 0 करो, इसमें से घटाओ, आपका 1 ही आएगा। बात शायद समझ में आ गई होगी प्रत्येक बच्चे को। मैंने ये आपके सामने बना दिया है। अब ZJ - CJ निकालेंगे तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सब की वैल्यू 0 हो रही है, लेकिन इसको इससे इंटू करना होगा, इसको इससे भी करना होगा, इसको इससे, सबसे करते हुए आपको CJ माइनस करना है क्योंकि इस बार ZJ का मान 0 नहीं मिल रहा है सब जगह। तो क्या करेंगे, इस 3 को और अपन इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा। ये माइनस का 3/2 और माइनस का कितना करना है, इसमें से -1 करना है। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3/2, माइनस करना है इसमें से माइनस को 1, तो ये तो प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1.5 है तो माइनस का 1/2 बचेगा आपके पास। ये माइनस का 1 क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इसके बाद इसको लिखोगे 3 आएगा, 3 को 3 से घटाओगे आपके पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका इससे गुणा करो 0 आएगा और इसमें से क्या घटाना आपको, -2, तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। फिर इससे करोगे तो 0 आएगा, घटाओगे तो आपको भी क्या मिलेगा, 0। इससे इंटू करोगे आप इसका, और क्या है यहाँ देख लीजिए 3/4 है तो 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 है और आपको इसमें से घटाना कितना है, 0, तो ये आपको 3/4 ही मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। फिर 3 को 0 से इंटू करोगे इससे तो ये 0 आएगा और 0 को घटाओगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अभी आपके पास कौन सी टेबल बन गई है, सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बन गई है। लेकिन अभी भी अपने को क्या करना होगा, इसमें देखिए माइनस की वैल्यू अभी भी मिल रही है, इसका मतलब इस सिंप्लेक्स को और आगे हल करना पड़ेगा। और पहले वैल्यू कितनी थी, 1 ही थी, अभी भी 1 है, इसका मतलब और ज्यादा इसको हल कर सकते हैं, अभी भी संभावना है। अब ये वाला आपका क्या होगा, इंटरिंग वेक्टर होगा, इसके डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, ये दोनों माइनस है तो ये 1 ही बचा है, आपको मालूम है, अब यही होगी आपकी वैल्यू। इसके डायरेक्शन में ये वाला जो है ये की एलिमेंट होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस वाले आपको की एलिमेंट नहीं लेने हैं। ये इधर चलोगे 1 आ गया, 1 के नीचे यहाँ आओगे, इसको क्या कर दोगे, डिपार्टिंग कर दोगे। ये आपकी बन गई है सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। टेबल जैसे ऊपर बनी है सेम वैसे ही अपने को रखनी है, लेकिन क्या करेंगे, इनमें कुछ चीजों का परिवर्तन करेंगे। इंटर क्या हो रहा है आपका, इंटर हो रहा है 1, किसकी जगह, वो हो रहा है 4 की जगह। तो यहाँ से 4 को हटा देंगे, इस 4 को यहाँ से भी हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, और ये वाली वैल्यू तो आपकी हटी जाएगी सारी की सारी। अब और क्या है, यहाँ से पहले ही 2 हटा हुआ है तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब 6 एज इट इज है, पहले जैसे थे वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, अपन भी नहीं करेंगे। इन वैल्यू को सबको हटाना है आपको, यहाँ से हटा दीजिए सब की सब वैल्यू, ये सारी वैल्यू हट गई है यहाँ से, इनको हटा दिया। ZJ - CJ भी हटा देता हूँ, अपनी नई टेबल बनेगी इसमें। अब और क्या क्या परिवर्तन करने हैं, अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ अब भी α2 यानी x2 आएगा। ऊपर वाले में अब α4 की जगह क्या लाना है, 1 लाना है, तो यहाँ α1 और यहाँ आपके पास x1 आएगा, ये लिख दो। अब क्या करिएगा, यहाँ पर आपके गुणांक क्या क्या हैं वो लिख दीजिए। पहला इसका 0 है वो लिख रखा है, 2 का क्या है, 2 का 3 है तो 3 लिख दीजिए, ये 3 लिख दिया।
1 का क्या है -1 है, तो ये -1 लिख दीजिए। ये सारी बात हो गई अपनी। अब इस के एलिमेंट का भाग देते हुए पहले ये वाली लाइन लिखोगे, 5/2 का भाग अगर आप 10 में देते हो ना तो आपको कितना मिलेगा मालूम है सब बच्चों को? कितना आ जाएगा? देखो यहां से इसमें भाग देते ही आपको मिलेगा 2 ऊपर यानी 20/5, तो 4 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं 4। यहां भाग दोगे कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ भाग दोगे 0 है, 0 ही आएगा। यहाँ भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6/5, तो यहाँ लिख दो 6/5। फिर यहाँ आओगे तो इसमें भाग दोगे तो 2/5 हो जाएगा आपका, 2/5, तो यहाँ लिख देता हूँ 2/5। यहाँ भाग दोगे तो 1/4 में तो 1/10 हो जाएगा, तो इसको लिख दो 1/10। फिर 0 में 5/2 का भाग दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 0। अब प्यारे बच्चों आपको इसके सामने 2 वैल्यू है, देखो ये रही, इन दोनों को 0 बनाना है, इसको भी और इसको भी। ये वाली वैल्यू बहुत आसान है, क्यों है? क्योंकि सीधा आपको एक ही काम करना है यहाँ कि किस चीज से इनटू करें और किस में जोड़ें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। वो सुन लो जरा, इस वाली वैल्यू को आप 1/2 से गुना करो, इसमें जोड़ दो, बस आपको जो लाना है वो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा नीचे वाले में देखो, इस वाली को 5/2 से इंटू करो, 5/2 से करो और इसमें जोड़ो, जो मिले वो आ जाएगा। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1/2 से इंटू करता हूँ, 1/2 से इंटू करेंगे और इस वाले में अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो सुनो जरा, इसको 1/2 से करोगे 2 आएगा, 2 को इसमें जोड़ो आप, 2 को इसमें जोड़ोगे तो 3 में जोड़ते ही हो गया आपका 5। समझ में आ गया? फिर यहाँ देखो, इसको इंटू करा 1/2 से, इसमें जोड़ा 0 आ रहा है। फिर इसको किया 1/2, तो 1/2 से इंटू करोगे 0, 0 को 1 में जोड़ोगे कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसको करोगे तो ये 3/5 आएगा आपका, 1/2 से इंटू करते 3/5, 3/5 को y3 है, इसमें आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ से करते ही 3 कितना आएगा आपका? 5 आएगा। ये यहाँ लिख दो 3/5। फिर इसके साथ करोगे तो आएगा 1/5, 1/5 को 0 में जोड़ोगे आप तो आपके पास 1/5 ही मिलेगा। फिर इसको करोगे 1/20, 1/20 को किस में जोड़ना है? 1/4 में। तो 1/20 को जोड़ना है आपको 1/4 में, तो 20 आपका एलसीएम 1 आ गया, प्लस यहाँ 5 आ गया, तो ये 6/20 हो गया। 6/20 का मतलब आपके पास 3/10 आ गया। 3/10 आने के बाद आपको क्या करना है वो सुनो, यहाँ लिख देना है 3/10। ये 0 ही होगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो आपको 0 मिलेगा। हो गया सवाल आपका। अब सुनो, नेक्स्ट वाले को -5/2 है यहाँ, तो आप सीधा क्या करो, इसको 5/2 से गुणा करो और इसमें जोड़ो। तो इसको इंटू करोगे 5/कितने से? 2 से। तो यहाँ मैं अब की बार लिख देता हूँ 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ो। जब इसको इंटू करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10 आएगा। 10 को आपको 1 में जोड़ना है, तो कितना हो गया आपका? 11 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ इसको इंटू करोगे 5/2 आएगा, इसमें ऐड करोगे 0 आएगा, इसको करोगे 0 आएगा, इसमें ऐड करोगे तो भी 0 आएगा। फिर इसमें लिखोगे तो 3 आएगा और 3 को आपको 8 में ऐड कर देना है, तो 11 आ जाएगा आपका, 11 लिख दिया। फिर इसको इंटू करोगे तो 1 आएगा, 1 को आपको 0 में जोड़ना है, तो यहाँ भी आपको 1 मिलेगा। यहाँ देखोगे 1/4 आएगा, 1/4 को आपको इसमें -3/4 में ऐड करना है। तो देखो 1/4 को -3/4 में ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। देख लो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस का आपका कितना हो जाएगा? 2/4, तो ये माइनस का 1/2 आएगा। -1/2 को यहाँ लिख देना है माइनस का 1/2। फिर 5/2 से गुणा करोगे 0 आएगा, 1 में जोड़ोगे 1 आएगा। यहाँ तक की बात शायद सबको समझ में आ गई हुई। थर्ड सिंपलेक्स टेबल की ये बात थी। ZJ माइनस अब CJ निकालना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात रही इन दोनों की, दोनों को इंटू करोगे, जो टोटल आएगा उसमें से ये घटाना है आपको। तो देखो जरा, -1 को 1 से इंटू करोगे 1 आएगा माइनस का, फिर इसको इससे इंटू करोगे -1 ही आएगा, और -1 में -1 जोड़ोगे 0 आएगा। इसको इससे इंटू करोगे 0, इसको इससे इंटू करोगे 3 यहाँ है, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो आपके पास वापस 0 आएगा। बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद इसको इंटू करोगे इससे, तो -6/5 आएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा इन सारी बातों को आप। इसको इससे इंटू करो -6/5 आएगा, इसको इससे इंटू करो 9/5, यानी माइनस का 6/5
प्लस 9/5, तो आपको मालूम है ये 3/5 आएगा। 3/5 में से आपको माइनस करना है -2, तो -2 करोगे तो ये +2 जाएगा, 13/5 आएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 13/5। अब आपको मालूम है नेक्स्ट वाले जो हैं वो सब के सब क्या होंगे, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं लिख ही देता हूँ। इसको -1 को इससे इंटू करोगे -2/5, तो यहाँ लिख दिया मैंने -2/5। फिर इसको इंटू करोगे इससे तो ये होगा 3/5, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 3/5। ये हो गया 1/5, 0 घटाओगे तो यहाँ आएगा 1/5, ये भी लिख दो। इससे नेक्स्ट वाला -1 से इंटू करोगे तो -1/10 आएगा, तो यहाँ माइनस का 1/10 हो गया। फिर उसके बाद इसको इंटू करोगे तो ये आपका हो गया 9/10, तो प्लस यहाँ 9/10, तो वैल्यू बचेगी आपके 8/10। 8/10 है, -0 करना है तो यहाँ भी आ जाएगा 8/10। लास्ट वाले में दोनों 0 हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगी वैल्यू। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपकी सभी वैल्यू जो आ रही है ना वो सब की सब पॉजिटिव आ रही है। इस सिंप्लेक्स को अब और ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। अब आपका हल यहां से निकलेगा तो वो क्या होगा और कैसे उसको लिखना है आपको वो सुन लीजिए। x1 की जो वैल्यू आपके पास वो आएगी 4, x2 की वैल्यू है वो आएगी 5, x6 की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी कितनी 11। लेकिन अभी भी आपसे तो पूछा क्या था, मिनिमम z का मान पूछा था, तो वो वैल्यू कितनी होगी उसको भी ध्यान रख लो आप लोग। लेकिन उसको ध्यान रखने से पहले आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ वाली वैल्यू भी अपने को याद होनी चाहिए। अब ये सब मैं हटा देता हूँ और आपका फाइनल जो आंसर है वो अपन लिखते हैं यहाँ। देखिए मैक्सिमम आपके पास मैंने बता दिया कि आपका जो आंसर है उसमें x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, आपके पास x2 कितना है 5 है। इसके बाद देखो x6 कितना है 11 है। अब जो बच गए ना, एक तो बच गया x3, एक आपके पास बच गया x4, एक आपके पास बच गया x5। इन सब की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है 0 लिखनी है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम z डैश की वैल्यू क्या है। मैक्सिमम z डैश की वैल्यू आपके पास माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस 3 इंटू x2 कितना है 5, -2 इंटू x3 कितना है, x3 आपके पास है 0। ये हो गया आपका -4 प्लस ये हो गया आपका 15 में से अगर ये -4 करोगे तो आपको मिलेगा 11। यानी सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम z डैश की वैल्यू तो आपके पास आएगी 11। लेकिन आपसे मैक्सिमम z डैश नहीं पूछा उसने, आपसे पूछा है उसने मिनिमम z। तो आपको मालूम है कि आपके मिनिमम z की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस मैक्सिमम कितना z डैश। यहाँ देखो ये लिखा हुआ होगा आपने, ये रहा, तो इन दोनों को माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। यहाँ लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू हो गई -11, यानी आपके मिनिमम जो z का मान है वो कितना आएगा आपका -11 आएगा। बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। ये आपका पहला सवाल अभी कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से अगर आपको कोई सवाल मिले, और पेपर में ऐसा ही सवाल मिलता है अक्सर, आपको एकदम आसान सवाल भी आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं आज। एक अगला मेथड जो है वो क्या है वो सुनो जरा। उसमें भी इसी तरीके का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ी सी उसमें नई बात है और अलग मेथड का थोड़ा सवाल है। सवाल अपना ये है कि आपको मिल गया यहाँ मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम और z मिला बराबर क्या है x1 प्लस आपके पास है 5x2 है। यहाँ आपको सब्जेक्ट टू दी कंडीशन या जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो 3x1 प्लस कितना है 4x2 लेस देन इक्वल टू कितना है 6 है। यहाँ आपके पास है x1 प्लस 3x2 ग्रेटर इक्वल टू कितना है 2 है। यहाँ मिल रहा है आपको x1 और x2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0 है। ये आपका सवाल है प्यारे बच्चों। अपने को इस सवाल को हल करने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे इसको हल करेंगे, सुनो जरा। सबसे पहले देखो, यहाँ से मैं इस सिंप्लेक्स टेबल को मिटो देता हूँ क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल अपने को दोबारा से बनानी होगी। तो इनमें कौन सी चीज़ों का ध्यान अपन रखेंगे वो देख लेते हैं, और कितने कितने मान इसमें अपने को ज़रूरत पड़ेंगे उस हिसाब से इस टेबल में जो भी ज़रूरत होगी उनको रख लेंगे, बाकी को यहाँ से हटा देंगे। इसमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फेस करते समय अपने पास कौन कौन से कांस्टेंट हैं, कौन कौन सी वैल्यू है, किस किस हिसाब से इसको हल करना है, इस विषय पर अपन बातचीत करेंगे पहले। और सवाल
पेपर में आने लायक है, ये ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि अलग मेथड है थोड़ा सा इसका, पहले की बजाय जो पहले मेथड था उससे अलग अपना ये मेथड है। अब कैसे करेंगे वो सुनो जरा। सबसे पहला काम आप यहाँ ये करोगे कि आपको जो मैक्सिमम जेड दे रखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। आपको मालूम है अपने को मैक्सिमम जेड ही लिखना था, तो मैक्सिमम जेड बराबर होगा x1 प्लस कितना 5x2 हो गया। अब देखो यहाँ एक कंडीशन आपको ग्रेटर देन की दे रखी है और एक लेस देन की दे रखी है। इसका मतलब एक में आपका आधिक्य चर आएगा और एक में आपका न्यूनता पूरक चर आएगा। दोनों चरों का प्रयोग यहाँ करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3x1 प्लस 4x2, ये क्या है, लेस देन है। तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू घटानी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, यहाँ जोड़नी है तो यहाँ लिख दो x3 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 6। यहाँ लिखोगे x1 प्लस ये हो गया 3x2 और ये प्लस 0x3 रहेगा, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है तो आपको क्या करना होगा, सबको मालूम है, यहाँ अपने को करना होगा माइनस x और कितना 4 बराबर कितना होगा 2 प्लस ये हो गया आपका x कितना 4। इसको देखने के बाद आपको इतना तो मालूम चलना चाहिए कि क्या यहाँ आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, क्या नहीं बन रही। अभी तक जो चर आपने काम में लिए हैं वो दोनों चर आधिक्य पूरक और न्यूनता पूरक चर हैं। क्या है, आधिक्य पूरक और न्यूनता पूरक चर हैं, जो आपने x3 और x4 यूज किया है। लेकिन अभी भी आपके पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ रही है। देखो ये 1 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ -1 है। समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ 0 लिख देता हूँ मैं, 0x4 है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या आ गया -1 आ गया, तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनी। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए अब अपने को क्या करना होगा, यहाँ कृत्रिम चर का प्रयोग करना होगा। अभी तक कृत्रिम चर का आपने कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। अब अपन किसका प्रयोग करेंगे, कृत्रिम चर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आर्टिफिशियली वेरिएबल जो होता है वो अब काम में आएगा जब आपके पास किसी भी दी गई एलपीपी में सिंपलेक्स हल करते समय जब इक्वेशन बनाते हो और इक्वेशन में आपको यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिले तो आप अपनी तरफ से एक चर का प्रयोग करते हो। उस चर को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियली वेरिएबल कहते हैं, उसे कृत्रिम चर कहते हैं। वो कृत्रिम चर मैं मान लेता हूं x5 है। तो अभी तक के हिसाब से आपके पास मैक्सिमम जो z आएगा वो आएगा आपका x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। आधिक्य पूरक चर और न्यूनता पूरक चर का उद्देश्य फलन में हमेशा गुणांक 0 होता है, उनकी वैल्यू 0 होती है यहाँ। लेकिन अब अगर अपन ऐसा लिखते हैं कि 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 प्लस 0x4, तो अब अपने को ध्यान करना है कि यहाँ अपने को किस चीज का प्रयोग करना है। देखो पहले ही 1 और 0 तो आ चुका, लेकिन आपको लाना है 0 1। तो अब आप अपनी मर्जी से यहाँ तो लिखिए 0x5 लिख दिया ना। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ नीचे पहले की तरह ही लिखोगे x1 प्लस कितना 3x2 प्लस कितना 0x3 माइनस कितना x4। यहाँ आप लिख दीजिए कितना 1 और x5 लिख दीजिए। अब बराबर कितना हो गया, अब देखो यहाँ 0x5 है तो यहाँ 1x5 लिखना है और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 2। अब ध्यान से देख लो चाहे प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 1 और 0 आ रहा है, यहाँ 0 -1 है, इसको नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है 0 1। तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन चुकी है। इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से x5 को क्या लाए हो, वो x5 जो है उसकी वैल्यू यहाँ -mx5 लिखनी पड़ेगी। m आपके पास यहाँ बहुत बड़ा मान है, m की वैल्यू बहुत बड़ी है, इस वजह से उद्देश्य फलन में से उस m को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये बात आपने बहुत बार पढ़ी होगी पहले। अब देखो जरा, आपके पास यहाँ a जो है वो मैट्रिक्स बनेगी कितनी, 3 और 1 आएगा, यहाँ आएगा 4 और कितना 3, यहाँ 1 और कितना 0, यहाँ 0 और कितना -1, ये आएगा नेक्स्ट वाला आपके पास 0 और कितना 1। प्रारंभिक आधार आपके पास क्या है, प्रारंभिक आधार, प्रारंभिक आधार में आपके पास एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों प्रारंभिक आधार में गिने जाएंगे। यानी एक तो आपके पास आएगा, आप e भी लिख सकते हो और इसे अल्फा भी लिख सकते हो। एक तो अल्फा 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, अल्फा क्या आएगा 5 आएगा। ये आपका क्या है, प्रारंभिक आधार है।
फिर b क्या है, b की वैल्यू लिख देते हैं, b की वैल्यू आएगी एक 6 और ये कितना 2। बस आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है -m पर। ये m वाली बात जो थी वो इस मेथड में नहीं है, बाकी सारी बातें वही है जो आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। यहाँ इसकी वैल्यू आपको -m लेनी है और यहाँ आपके पास 0 1 है और ये x5 जो है ना, इस x5 को कहा जाएगा कृत्रिम चर या आर्टिफिशियली वेरिएबल। अब अपन सिंपलेक्स टेबल से इसको हल करते हैं। जल्दी जल्दी इन चीजों को आप देख सकते हो। आपको मालूम है कि y5 तक ही अपने को चाहिए, y5 तक लिख देंगे। वैल्यू क्या क्या है वो देखो, 1 5 0 0, 1 है यहाँ, 5 है यहाँ, 0 है यहाँ और 0 है यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस का क्या है आपका m है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लेना है अपने को, यहाँ सबसे पहले लास्ट वाले जो दो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट थे वो लेने हैं। एक तो आपके पास क्या है देखो, α3 है, एक α5 है, तो ये दोनों लेने आपको, ये नहीं लेना अभी। तो y3 और y5 लेना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x आपके पास कितना α3 और यहाँ आ जाएगा आपका α कितना 5, यहाँ आएगा आपका x कितना 3 और यहाँ आएगा आपके पास x कितना 5। लिख दिया सबने। अब अपने को कौन कौन सी चीजों को काम में लेना है वो सुनो जरा। यहां से b की वैल्यू क्या है 6 और 2 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 6 और यहां कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। दोनों बात समझ में आ गई। α3 की वैल्यू आपके पास ऊपर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, वो लिख दो। और इसके बाद y5 की वैल्यू क्या है, -m है, तो वो -m यहां लिख दीजिए। सबसे अच्छा काम, अब इस टेबल को उतार दीजिए। इसमें है 3 और इसके साथ कितना है 1 है। उसके बाद है 4 और 3, 4 और कितना 3 लिख दीजिए। फिर है 1 और 0, 1 और 0, फिर 0 और -1, 0 और -1 है, फिर क्या है 0 और 1 है, 0 और 1 लिख दीजिए। ये आपकी टेबल है। इस टेबल में अब अपने को निकालना है zj माइनस कितना cj। zj माइनस cj आपको मालूम है, इसको इससे इंटू करोगे 0 आएगा, इन सब से करोगे 0 आएगा, लेकिन ये बचेगा, ये होगा माइनस का m, माइनस m है, इसमें से आपको करना है माइनस का 1, तो -m और माइनस का 1 आ गया। फिर इसको इससे इंटू करोगे माइनस का 3m और इसमें से माइनस करना है माइनस का 5। फिर इससे इंटू करोगे 0 आएगा, 0 में से घटाओगे 0 आएगा। इससे इंटू करोगे m आएगा, m में से 0 घटाओगे m आएगा। इससे इंटू करोगे -m आएगा, -m में फिर आप लोगों को माइनस ये करना है, तो इसमें भी क्या आएगा 0 आएगा। अब शायद यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। ये मेथड बहुत अच्छा है और एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा इस पर पक्का। अब इन दोनों वैल्यू में सबसे कम जो वैल्यू है वो आपकी इंटरिंग वेक्टर होगी। आप इतने तो जानकार हो ही कि यहाँ तो -1 से गुना है, यहाँ -3 से गुना है, तो ये ज्यादा छोटा होगा, तो इसको इंटरिंग वेक्टर अपन लेंगे। तो यहाँ अपने को मिलेगा क्या वो सुनो जरा, ये आपका आ जाएगा इंटरिंग वेक्टर यहाँ, ठीक है। इंटरिंग वेक्टर के डायरेक्शन में ऊपर चलेंगे, इसमें भाग देंगे 2/3 आएगा, इसमें देंगे तो 6/4 आएगा। यानी वैल्यू आपकी कौन सी छोटी है, वो है 2/3 वाली। 2 में 3 का भाग दोगे और एक 6 में 4 का दोगे, तो आपको मालूम है, देख लो अगर नहीं पता चले तो 6 में 4 का भाग दोगे तो 3 बटे आपके पास कितना 2 यानी 1.5 आएगा। और यहाँ तो बहुत कम, 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये वाला जो है ना वो आपका क्या होगा, की एलिमेंट होगा। की एलिमेंट की डायरेक्शन में इधर चलेंगे, ये 1 आ गया, 1 के नीचे इधर करेंगे तो ये क्या आएगा आपका डिपार्टिंग वेक्टर आएगा। ये आपकी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे अपन 1, यहाँ लिख देंगे अपन 5, यहाँ लिख देंगे अपन 0, यहाँ भी आपका आ जाएगा 0। अब चाहो तो इस -m को आप छोड़ सकते हो और नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप लिख भी दो चाहिए, लेकिन आपको ये छोड़ा हुआ मिलेगा आपकी बुक में, तो आप छोड़ भी सकते हो अब इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका डिपार्ट हो चुका है और बार बार लिखने से इसे कोई फायदा भी नहीं है। अब देखो इंटर किसको करना है, y2 को करना है, किसकी जगह 5 की जगह, इस 5 की जगह करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ, पहले से ही था x3 और यहाँ था आपका ये α3 और यहाँ क्या आएगा, ये मैंने पहले ही उल्टे लिख दिए इधर, आप इधर उधर लिख लेना इनको। इसमें x आएगा और इसमें भी x आएगा, यहाँ अल्फा आएगा और यहाँ आपका अल्फा आएगा। तो α3 है, यहाँ पहले से इसकी जगह क्या लिख दो, अल्फा की जगह आपको 2 लिख देना। यहाँ आपके पास x कितना आएगा 3, यहाँ x कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब कोफिशिएंट कितने हैं, 3 में वही है पहले का 0 है, और 2 में कितना है, 2 में आपका 5 है, वो 2 में 5 आप यहाँ लिख दो। अब सबसे पहले की एलिमेंट का भाग देते हुए पूरी लाइन आपको उतार देनी है। पूरी लाइन जब उतारोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 का भाग दोगे तो यहाँ आएगा आपका 2/3, इसमें भाग दोगे तो आएगा 1/3, इसमें भाग दोगे तो आपको मिलेगा 1, फिर आपका आएगा 0,
फिर भाग दोगे तो माइनस का 1/3, फिर 3 का भाग दोगे तो आएगा 1/3। समझ गए होंगे। अब देखो यहां से क्या करना है, इसके सामने जो है उसको 0 बनाना है, यानी इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे वो देखो, इसको आप 4 से इंटू करो और इसमें से माइनस कर दो। इसको आप किससे इंटू करो, 4 से पूरे को इंटू करो और इसमें से पूरे में से माइनस कर लो। पहले इसको 4 से इंटू करोगे तो 8/3 आएगा आपके पास, और किस में से माइनस करना है, 6 में से। 6 में से करोगे तो 18 - 8 यानी 10/3 है, तो ये आ गया आपका 10/3। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आगे वाला जो अपना है उसको किससे इंटू करना है, इसको इंटू करना है। नई चीज जो आपके पास है वो देख लीजिए, यहाँ अब अपने को कुछ नहीं करना, इसी से 4 से इंटू करना, तो ये 4/3 आ गया। 4/3 को माइनस करना है 3 में से, तो 4/3 है, इसको माइनस किस में से करना है, 4 में से माइनस करना है, तो 12 - 4 8/3 हो गया। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8/3, ये 0 आएगा, ये आपको बता दिया पहले ही। अब इससे इंटू करोगे 0, तो 0 और 1 में से माइनस करोगे, यहाँ 1 आएगा। इसको करोगे -4/3, -4/3 0 में से माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 4/3। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ZJ - CJ क्या है, ये सब 0 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इंटू करोगे इससे तो 5/3, 5/3 में से आपको माइनस करना है 1, तो 5/3 है और इसमें से माइनस कितना करना है, 1/3, ये है आपका माइनस का 5/3, 5/3 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ 2/3 आपके पास बचेगा, तो ये आ गया आपका 2/3, यहाँ लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट है कितना, 5 में से 5 को घटाओगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास कितना है, 0 में से घटाओगे आपके पास 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर देखोगे तो -5/3 है, -5/3 ये है आपके पास, और इसमें से किसको माइनस करना है आपको, इसमें से माइनस करना है 0 को, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस और 5/3 है आपका। यहाँ से देखिए, इसको इससे इंटू किया, -5/3, इसमें से 0 करोगे तो यहाँ भी आपके पास माइनस का क्या आएगा, 5/3 मिलेगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट वाले को करोगे 5/3 और माइनस का आपको m करना है, इसको छोड़ सकते हो क्योंकि पहले ये डिपार्टिंग हो गया, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो जरा, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आई है, इसमें ये वाली पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव, लेकिन ये वाली अब क्या हो रही है, आपकी नेगेटिव वैल्यू हो रही। अब अपने को इसमें डिपार्टिंग करना है या नहीं करना, ये फैसला हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन अभी भी देखो, ये वाली वैल्यू जो है y4, क्या ये पहले डिपार्टिंग हुई है, क्या इंटर हुई है, नहीं हुई। इसका मतलब अपने को दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, इंटर या डिपार्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको अपन इंटर करते हैं, यहाँ से देखना ध्यान से आप लोग, अगर इससे इंटर करते हो तो यहाँ से इंटर कर दिया आपने इसको, लेकिन अब इंटर करने के बाद ऊपर जाओगे तो ये तो ले नहीं सकते, सिर्फ आपको की एलिमेंट यही लेना पड़ेगा। और इसको अगर की एलिमेंट लेोगे तो अब की बार आप इधर नहीं चल सकते, आपको इधर चलना पड़ेगा, और इधर चलोगे ये 1 आएगा, इस 1 के नीचे यहाँ ले जाओगे तो यहाँ क्या होगा, आपका डिपार्टिंग होगा। यानी आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि इंटर तो करना है किसको, y4 को, डिपार्ट किसको करना है, इसको करना है। तो y3 की जगह ये 3 है, इसको हटा देता हूं। अब 3 भी देखो आप अपनी मर्जी से लाए थे और 4 भी आप अपनी मर्जी से लाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके पास अल्फा 4 हो गया, यहाँ आपके पास x4 हो गया। 2 पहले से आपके पास आया हुआ है, तो यहाँ आपके पास अल्फा 2 होगा और यहाँ आपके पास x2 होगा। इसकी वैल्यू यहाँ x2 की कितनी है, 5 है, 4 की कितनी है, 0 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब दोनों चीज़ों को वापस इसी तरीके से हल करना है जैसे पहले करते आए। यहाँ से इन सारी चीज़ों को अपन हटा देते हैं, ये मैंने यहाँ से हटा दिया आपके लिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। इसको एक बार फिर हल कर लेते हैं अपन नई चीज़ों के साथ। इनको हल करते वक्त अब क्या क्या करना है, आपका डिपार्टिंग वेक्टर दोनों मैंने यहाँ लिख दिए, डिपार्टिंग वेक्टर और एंटरिंग वेक्टर को हटाने के बाद अब की एलिमेंट 4/3 है, इसका भाग इसमें दोगे तो इसमें 10/3 में अगर 4/3 का भाग दोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 10/4 यानी 5/2 आएगा। तो यहाँ वाली जो वैल्यू है वो आपके पास 5/2 आ जाएगी। इसमें भाग दोगे 3 से 3 कैंसिल, 8 में 4 का भाग दोगे आपको 2 मिलेगा। इसमें भाग दोगे 0 ही आएगा। इसमें भाग दोगे 3 कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें भाग दोगे 1 आएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
अब नई चीज के साथ आपको आगे बढ़ना है और की एलिमेंट आपका कहाँ था, यहाँ था, इसके सामने वाला आपको जीरो लाना है, समझ गए। और जीरो लाना आसान है, कैसे आसान, -1/3 है तो इस पूरे को आप 1/3 से इंटू कर दो, नीचे वाले में जोड़ दो, इसको करोगे तो ये 5/6 आएगा। 5/6 को आपको जोड़ना है 2/3 में, तो देखिए 5/6 है प्लस इसको जोड़ना है 2/3 में, ये 2/3 है, इसी में जोड़ना है, तो आपके पास 6 आ गया, ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो आपके पास आएगा 9/6 यानी 3/2 आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3/2। नेक्स्ट वाले को फिर इससे इंटू करोगे तो 2/3, 2/3 आपके पास है, यहाँ 1/3 है, इसमें जोड़ना है तो 3/3 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ। फिर ये 0 है, 1 में जोड़ोगे 1 आएगा, फिर यहाँ 3/4 को गुणा करोगे तो ये आएगा 1/4, 1/4 को 0 में जोड़ोगे 1/4 आएगा, फिर 0 आ गया, बाकी सारी वैल्यू छोड़ दो। अब ZJ माइनस क्या निकालोगे, CJ, इसको मैं पहले ही हटा देता हूँ, कहीं भी लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, क्यों पहले ये डिपार्ट हो चुका है, उसको छोड़ देते हैं। इसको इससे इंटू करोगे 0 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे 5 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे आपको 4 मिलेगा, फिर यहाँ आपको 5 मिलेगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 मिलेगा, फिर इसको इससे करोगे 5/4, 0 घटाओगे 5/4 आएगा, फिर ये इससे 0, ऊपर वाला भी 0, सब वैल्यू 0। अब देख लो सारी वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, पॉजिटिव आ चुकी है, कहीं भी कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इस सिंप्लेक्स को आगे हल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ इसका हल जो मिल रहा है, इसमें x2 की वैल्यू है वो 3/2 है और x4 की वैल्यू 5/2 है। तो अब इसका फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। यहां से मैक्सिमम आपके पास ये वाली वैल्यू थी, बाकी सब 0 0 था, लेकिन मैं सारी वैल्यू आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ कि कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को आपको हल करना है और कैसे लिखते जाना है। तो सबसे पहले देखिए x1, फिर देखिए x2, फिर देखिए x3, फिर देखिए x4। आपके पास ये वैल्यू थी, x1 की वैल्यू कहीं नहीं आई, ये 0 है, x2 की वैल्यू 3/2 आ रही है, x3 आपके पास कहीं आया है क्या, इसमें नहीं है, 0 ले लो, x4 आया है 5/2, ये ले लो 5/2, समझ गए होंगे। बाकी कहीं कोई काम नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू ही इसमें क्या करनी है, नोट करनी है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम जो z लेना है वो मैक्सिमम z x1 कितना है 0 प्लस कितना है 5 इंटू कितना है x2 3/2, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 15/2। वो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, मैक्सिमम z की वैल्यू आ गई। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको इस सिंप्लेक्स को क्या करना है, हल करना है। एक सवाल मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अगर आपको आ जाए तो कल तक उसको हल कर लेना है, नहीं आए तो आप लोगों को आगे की क्लास में फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, आपको बता दें। सवाल नोट कर लीजिए आप लोग, और सवाल भी अच्छा ही है। यहाँ आपको लिखना है मिनिमम z, अब की बार मिनिमम z लिखना है, और यहाँ लिखना है x1 प्लस कितना x2, यहाँ आएगा 2x1 और प्लस आपके पास आएगा x2, इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 4, फिर आएगा आपके पास x1 प्लस आएगा आपका 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 7, और ये होगा x1 और x2 ग्रेटर इक्वल टू कितना 0। इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है। फिर अगर नहीं आता है तो अपन फिर नए वीडियो में इसके साथ बातचीत कर लेंगे आपसे, तब तक आप सब इन सब चीज़ों को तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।